भाई लोन तो लिया ही होगा आपने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। किसी ने कार खरीदने के लिए, किसी ने अपना सपनों का घर बनाने के लिए, कोई अपने खुद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन लिया होगा, कोई अपने बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लिया होगा। लेकिन लोन तो किसी ना किसी तरीके से हर कोई लेता है। खासियत क्या है, आप लोन लोगे तो एक ना एक दिन लोन का पैसा वापस करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसकी दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोन के अमाउंट पर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ब्याज। बिना ब्याज का लोन अमाउंट नहीं होता है। उधार लोगे तो ब्याज चुकाओगे। अब बात यहां पर यह फंस जाता है कि आखिर वो ब्याज की राशि कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट होगा कि कितना ब्याज आपका लिया जाए या कितना ब्याज आपका लगाया जाए, ठीक है। ब्याज के कैलकुलेट करने के भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सिद्धांत है। अर्थशास्त्र में भी ब्याज के सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें एक पहला सिद्धांत मैंने ब्याज के प्रतिशत सिद्धांत आपको बता चुका था, और आज की इस क्लास में बताऊंगा कि ब्याज का ऋण योग कोष सिद्धांत क्या है, लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। एक बात ये ध्यान रखना है, लोन तभी बांटा जाता है लोन के लिए जब पैसे हो। जो बंदा लोन दे रहा है उसके बाद जितना फंड होगा उसी के हिसाब से वो लोन बांटेगा, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे साहूकार हो, चाहे कोई भी हो। तो यहां पर एक सिद्धांत निकाला है कि जितना फंड होगा उसी सा लोन बांटा जाएगा। तो फंड की पूर्ति और फंड की मांग के आधार पर ही यहां पर ब्याज का निर्धारण होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्याज का ऋण योग कोष सिद्धांत, और जिसको ब्याज का नम परंपरावादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रतिष्ठित के थोड़ा सा ये एडवांस फॉर्म है, हालांकि वही मांग पूर्ति यहाँ पर भी वही सेम है, लेकिन यहाँ पर मांग और पूर्ति का होना थोड़ा है कि फंड जितना होगा उसकी पूर्ति कितनी हो रही है। फंड जितना ज्यादा होगा, मांग उससे कम है तो ब्याज दर कम होगा। फंड जितना है, मांग उससे ज्यादा होगी तो ब्याज दर ज्यादा होगा। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले थे विक्सल, ओहलिन, मेडल और रॉबर्टसन। संयुक्त रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, और इस सिद्धांत के अनुसार पीटरसन ने कहा है कि ऋण योग सिद्धांत के अनुसार ब्याज वह कीमत है जिस पर ऋण योग कोष की मांग और पूर्ति को संतुलित करती है। मतलब ये एक कीमत है, एक ऐसा प्राइस है जिस पर जो भी आपका लोनेबल फंड होता है, कि ब्याज देने वाला फंड होता है, कितना आपके पास ऐसा पैसा है जिसको आप एज ए लोन बांटना चाहते हो, उसकी मांग और पूर्ति आपस में संतुलित होती है। जिस दर पर भी आप अपने फंड को लोन देने के लिए तैयार हो जाते हो वही दर ब्याज होगा, और उस दर पर सामने वाला लेने के लिए तैयार भी होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये सिद्धांत सिंपल ही कहता है कि जितना भी फंड हमारे पास है उस फंड के जो ब्याज रहता है ना, ब्याज दर का निर्धारण उसकी मांग और उसकी पूर्ति के आधार पर होती है। तो ऐसे में ये जो सिद्धांत है वास्तविक अवधारणाओं पर डिपेंड है। वास्तविक अवधारणा मतलब ये मौद्रिक तत्व को भी प्रभावित कर होता है, जैसे मुद्रा कितनी है, मुद्रा का संचय कितना हुआ, कितना मुद्रा को व्यय करना चाहते हैं, बैंक साख निर्माण कैसे करना चाहती है, क्योंकि बैंक साख निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक जितना लोन बांट सकती है, अगर सेंट्रल बैंक ने जो है साख कंट्रोल करके रखा है तो ब्याज लोन ज्यादा नहीं जाएगा, लोन ज्यादा नहीं जाएगा तो मांग ज्यादा होगी तो ब्याज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये है। वहीं पर अगर साख को संकुचित कर दिया गया है, ठीक है, साख का विस्तार करना है तो ऐसे के बाद ब्याज दर को कम कर दिया जाएगा। तो कई सारी बातें, इसके अलावा कुछ वास्तविक तत्व है, जैसे हमें कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अगर लोन हमें बहुत लेट मिल रहा है तो यहाँ पर ही मामला गड़बड़ हो जाएगा, पैसे की उत्पादकता कितनी होगी, बचत कितनी है आदि, इन सब बातों से यानी कि मौद्रिक और वास्तविक दोनों तत्वों के आधार पर यहाँ पर निर्धारण होता है ब्याज का। तो ब्याज के निर्धारण करने के लिए दो प्रमुख बातें हैं कि ऋण योग कोष की मांग कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, और ऋण योग कोष की पूर्ति कहाँ से हो रही है, मतलब पैसा आ कौन रहा है। भाई कहीं से पैसा आएगा, जैसे मुझे कार लोन लेना, मुझे कार खरीदने पैसे चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं कि मेरे पास कितना पैसा है मेरे जेब में। 10 लाख की कार है, मैंने 5 लाख रुपए खुद जुगाड़ किए हैं, अब 5 लाख रुपए और चाहिए, कहाँ से मिलेगा। दो तरीका है, या तो हम अपने नाते रिश्तेदार दोस्तों से उधार ले, हम नहीं चाहते उसे, तो हम क्या जाएंगे बैंक के पास, भाई मुझे 5 लाख रुपए लोन करा दो। तो बैंक वाले हमें लोन देंगे, फोकट में तो देंगे नहीं, वो देखेंगे हमारी सैलरी कितनी है और उसके बदले में लोन देगा, और उसके बदले में हमें हर महीने ईएमआई पेमेंट करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट कितना होगा इसी की बात कर रहे हैं।
तो क्योंकि हमने लोन की मांग की और सामने वाला पूर्ति कर रहा है, उसका फंड है तो हमें दे देगा जो भी ब्याजदार दर पर है। तो ऋण योग कोष की मांग कौन करता है? बेसिकली जो फंड है, जो लोन लेने वाले लोग हैं वो लोन इसलिए लेते हैं, सबसे पहला नंबर वन, विनियोग करने के लिए। विनियोग मतलब निवेश करने के लिए। मुझे बिजनेस खोलना है, मैं ऑटो चलाना चाहता हूँ या ट्रक खरीदना चाहता हूँ या फिर जमीन खरीदना चाहता हूँ खेती के लिए या ट्रैक्टर खरीदना चाहता हूँ। मतलब अगर भविष्य में मैं अपनी आय को बढ़ाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे आय के स्रोत चाहिए और उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं से फंड लेना पड़ेगा। और उसी फंड को अगर मैंने उत्पादन कार्य में लगाया तो उसको क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। अब निवेश किस पर निर्भर करता है? लोग कहते हैं निवेश निर्भर करता है ब्याज की मात्रा पर। कहीं ना सही है कि ब्याज कम हुआ तो हम पैसा उधार ले लेंगे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्याज है, विनियोग है, सॉरी निवेश है, विनिवेश सबसे ज्यादा निर्भर करता है कि जो पैसा हम ले रहे हैं उसकी पूंजी निर्माण क्षमता कितनी है। इसको बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अगर उसके बदले में पूंजी की सीमांत उत्पादकता, पैसे में रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो हम ब्याज को नहीं देखेंगे। तो मैंने एक बार पहले ही बताया था कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि विनियोग इस बात पर निर्भर करता है कि जहां हम पैसे लगा रहे हैं उसके बदले में रिटर्न में कितना आएगा। अगर रिटर्न में ज्यादा आता है तो भैया ब्याज से में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है उपभोग। ये है किसके लिए? मैंने अभी कहा विनियोग का मतलब होता है उत्पादन कार्य में पैसा लगाना है ताकि भविष्य में हम अपनी आय को बढ़ा सके। दूसरा है उपभोग, हमारी खुद की जरूरतें, जैसे हमें अपने आने जाने के लिए कार चाहिए, रहने को घर चाहिए, पढ़ने लिखने के लिए एजुकेशन लोन चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों के लिए अपने खुद का थोड़ा बहुत कार्ड है, पार्टी वार करनी, पर्सनल लोन है, तो कहीं ना कहीं अपनी खुद की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए भी हम लोन का सहारा लेते हैं। आज के टाइम में लगभग 90% लोग अपनी जरूरतों को लोन लेकर इनकी ईएमआई के बेस पे ही पूरा करते हैं। तो ये उपभोग भी लोन की मांग यानी कि ऋण योग कोष की मांग करने का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा एक स्रोत और है संचय। लोग कहीं ना कहीं फ्यूचर को बचाने के लिए पैसे आज बचाना चाहते हैं। जैसे कोई लोग जमीन खरीदते हैं, जमीन खरीद के छोड़ देंगे। जमीन किस पे लगते हैं? खरीदते हैं, लोन ले लिया, लोन पे जमीन खरीद के और जमीन का ऐसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लोन के बदले में जो इंटरेस्ट देंगे जमीन की रेट उससे ज्यादा बढ़ता है। या फिर लोग क्या खरीद लेते हैं? सोना खरीदते हैं। तो संचय करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि ब्याज भरने से अच्छा है, ब्याज भरने से अच्छा है कि हम सोना या जमीन खरीद के रख लेते हैं जो कि ब्याज से ज्यादा फायदेमंद हुए फ्यूचर में। तो लोग संचय यानी कि रिजर्व रखने के लिए भी यहाँ पर। तो इस प्रकार से ऋण योग कोष की मांग 3 प्रकार से होता है: निवेश, उपभोग और रिजर्व। इन ICR, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन और रिजर्व बनाने के लिए। मतलब साफ है कि मुद्रा की मांग हमेशा ब्याज की दर पर बिजली संबंध हो। क्यों? क्योंकि अगर बाजार में ब्याज दर बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं हमारी मुद्रा की मांग हमारी प्रभावित हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो मांग वक्र है मुद्रा की, कुछ इस प्रकार से कि ऊपर से नीचे गिरती हुई है। यहाँ पर हम दिखाएंगे ब्याज दर और यहाँ होंगे हमारा किसकी मात्रा? ऋण योग कोष की मात्रा। तो यहाँ पर ब्याज जितना ज्यादा है लोन उतना ही कम दिया जाएगा, उसकी मांग कम होगी, और ब्याज जितना कम होगा लोन की मांग उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऋण योग कोषों की पूर्ति। पैसा आता कहां से? भाई जिसके पास पैसा है, आजकल तो ऋण बांटने के लिए तमाम एजेंसियां खुल गई हैं, बैंक काम कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां काम कर रही हैं, बहुत लोग अपनी कमेटी बना रहे हैं, साहूकार अवेलेबल है, सब बहुत सारे लोग लोन बांटने का काम करते हैं। तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा आने का सबसे पहला स्रोत है बचतें। लोग अपनी बचतों को बैंक में जमा करते हैं, बैंक में सबकी बचतों को, छोटे छोटे बचतों को ऐड जोड़ा जाता है, बहुत सारा पैसा आता है, फिर उस बचतों का प्रयोग किया जाता है साख के निर्माण करने के लिए, यानी कि ऋण बांटने के लिए। इसको तो उधार दे कोष। सबसे पहला जो बैंकों के पास जो भी फंड आता है वो बैंकों का खुद का नहीं होता है, वो लोगों की जमाएं होती है। कौन सी जमाएं? जो लोग बचत के रूप में बचाते हैं, अपने आय का एक भाग अपने अकाउंट में जमा करते हैं, फिर उसी को बचत के रूप में रखते हैं, फिर कहीं ना कहीं जमा, उसी का प्रयोग फिर निवेश के लिए या फिर ऋण उधार देने के लिए किया जाता है, ठीक है, जो कि उधार देने का सबसे बड़ा और पहला स्रोत है। आय और उपभोग के बीच का अंतर ही हमारा क्या होता है? बचत होता है। और ध्यान रखना, ब्याज दर जितना ज्यादा होगा
ठीक है, ब्याज दर जितना भी ज्यादा होगा यहाँ पर ऋण देय कोषों की पूर्ति भी उतनी ज्यादा होगी। अगर मैं जब मान लीजिए ब्याज दर बहुत ज्यादा है, अच्छा सिर्फ तो घर में पैसा रख के क्या फायदा, दे दो किसी को उधार, क्या प्रॉब्लम है। सामने वाला यार मुझे वो उधार चाहिए, उधार दे दे, मैं 1 महीने के बाद तुझे लौटा दूंगा, ब्याज भी दूंगा। घर में पड़ा हुआ है उसको दे दिया, बजाय इंटरेस्ट मिल गया। तो ये आय का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। दूसरा है बैंक साख। बैंक की साख जितनी केंद्रीय बैंक के द्वारा बैंक के साख, बैंक क्रेडिट जितना अधिक बढ़ाया जाएगा, उसकी जो लिमिट जितनी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, ऋण योग कोष की पूर्ति भी उतनी ही ज्यादा होगी। और ध्यान रखना, ब्याज दर जितना ज्यादा होगा, ब्याज दर जितना ज्यादा होगा, बैंक वाले उतना ही ज्यादा लोन बांटना चाहेंगे, क्योंकि इससे उनकी आय ज्यादा बढ़ती है। और ब्याज दर जितना कम होगा, पूर्ति भी उतनी कम हो जाएगी। और इसमें तीसरा है अपसंग्रह, डिसहोर्डिंग। ठीक है, मतलब लोग जब अपने पैसे को जमा करने के बजाय, अपने पास जमा रखने के बजाय मार्केट में उसको विनियोग करने के उद्देश्य से लगाने लग जाते हैं, तो उससे भी ऋण योग कोष की पूर्ति बढ़ती चली जाती है। और फिर होता है अविनियोग, डिसइन्वेस्टमेंट। लोगों ने अगर जमीन खरीद रहा है, जमीन को बेच दिया, बेच के मार्केट में पैसा लगा दिया। या फिर मशीनों के खींचने से हम नई मशीन लेके नहीं आ रहे, नई मशीन खरीदने के लिए जो पैसा में लगा रखा था उसको अब उधार बांट दिया। तो ये कई तरीके से मार्केट में लोन की पूर्ति बढ़ सकती है। अब पूर्ति भी हो गया, मांग भी हो गया। जिस दर पर भी लोन की मांग और लोन की पूर्ति आपस में बराबर होगी, उसी दर पर ही जो है ब्याज दर का निर्धारण होता है। और पूर्ति ब्याज दर में धनात्मक संबंध होता है, मांग और ब्याज दर में ऋणात्मक संबंध होता है। तो दोनों ही जिस बिंदु पर आपस में मिलेंगे, लोन लेने वाले और लोन देने वाले जिस दर पर सहमत होंगे, उसी पर ही ब्याज दर का निर्धारण यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखना है। अब ये सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं, हालांकि ये सिद्धांत वास्तविक तत्वों पर आधारित है, फिर भी बहुत सारे लोगों ने इसमें कमियां निकाल दी। भाई कमियां निकालने वाले तो जो है दूध में भी कमियां निकाल देते हैं, कमियां निकालने वाले हर किसी में कमियां निकाल देते हैं, उसकी कोई नहीं। आखिर इसमें भी कुछ कमियां हैं, जैसे वास्तविक और मौद्रिक तत्वों का मिश्रण। ये जो सिद्धांत वास्तविक और मौद्रिक तत्वों के मिश्रण द्वारा बना हुआ है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वास्तविक शक्तियों जैसे बचत है, प्रतीक्षा समय, प्राथमिकता, और मौद्रिक जैसे संचय, असंचय, बैंक मुद्रा, ये सब चीजें एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे बचत और संचय बचत और संचय एक दूसरे से भले भी दोनों ही अलग अलग चीजें। बचत का मतलब होता है हम बचा के रखते हैं, और संचय का मतलब होता है ऐसी जगह पर जो मार्केट में कहीं और ना जाए। ये एक दूसरे अलग होती है, दोनों को अगर एक साथ मिक्स करते तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। पूर्ण रोजगार की वास्तविक मान्यता पर आधारित है। ये मान के चलता है पूर्ण रोजगार है, पूर्ण रोजगार भी मांग और पूर्ति का हिसाब किताब होता है, जबकि वास्तविक स्थिति में कोई भी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है जहां पर पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती हो। तो यहाँ पर भी ये कहा गया है कि पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है, क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की स्थिरता की अवास्तविक मान्यता है। ये सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है कि राष्ट्रीय आय स्थिर है, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जबकि हम सबको पता है कि राष्ट्रीय आय समय के साथ बढ़ती या घटती चली जाती है। और अगर राष्ट्रीय आय बढ़ाना चाहते हैं तो हमें विनियोग करना ही पड़ेगा, निवेश करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं, कम विनियोग होता है तो रोजगार भी कम उत्पन्न होगा, रोजगार नहीं होगा तो आय की कमी होगी, आय की कमी होगी तो बचतें कमी हो जाएगी, और बचतें नहीं होंगी फिर भी विनियोग कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपस में जुड़ा हुआ है, तो हम इसको अलग नहीं कर सकते, अनिर्धारणीय है। ये सिद्धांत कहता है कि ब्याज दर को अनिर्धारणीय बना देता है। क्यों? क्योंकि अब सीधी सी बात करें, ब्याज दर ज्यादा होगा तो लोग मांग नहीं करेंगे, जबकि हमें पता है विनियोग ब्याज दर पर नहीं, पूंजी की सीमांत उत्पादकता निर्भर करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार कहीं ना कहीं से ब्याज दर का निर्धारण ही कहाँ थोड़ा अकल्पनीय हो जाता है और मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस सिद्धांत की जगह फिर एक और सिद्धांत प्रतिपादन हुआ, और वो सिद्धांत कौन सा है उसका भी बात कर लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, समझ में आया तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कहीं पर कोई डाउट है कमेंट से जरूर पूछिए। तब तक थैंक यू एंड बाय।